मजदूरों का मिनिमम वेज यूपी के अंदर केवल 10,000 रुपये है। कई तरह के एलिमेंट्स की कोशिश होती है कि आंदोलन को कैसे बदनाम किया जाए। मजदूर मशीनें तोड़ देता था। बीस से ज्यादा वर्करों के, महिलाओं के सिर फोड़ रखे हैं, बाजुएं तोड़ रखे हैं, टांग तोड़ रखी है। पुलिस की एक बाइक जल गई, अब उसको इतना बढ़ा दिया, देखो उपद्रवी हो गया आंदोलन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। आज हम बात करेंगे नोएडा श्रमिक आंदोलन की हिंसा की। नोएडा में जो श्रमिकों का आंदोलन चला हुआ है, फैक्ट्री श्रमिकों का, वो पूरी तरह हिंसक हो चुका है। आगजनी हुई है, वाहन फूके गए हैं, पुलिस के वाहन फूके गए हैं, मोटरसाइकिलें, स्कूटी जलाई गई हैं, बहुत सारे लोग घायल भी हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए कि ये आंदोलन अचानक हिंसक कैसे हुआ, तो हमारे साथ हैं सतबीर सिंह जी, जो श्रमिकों के, मजदूरों के हकों के लिए एक लंबा संघर्ष बहुत साल से करते आ रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। सतबीर सिंह जी, जो ये नोएडा में आंदोलन अचानक हिंसक हुआ है, इसका क्या कारण है? क्योंकि अमूमन देखना होता है कि श्रमिकों का आंदोलन इतनी जल्दी हिंसक नहीं होता है। इसके पीछे कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये एक मजदूरों में बहुत लंबे समय का एक गुस्सा है इसके अंदर। आप देखेंगे कि महंगाई कितनी मार पड़ रही है और मजदूरों का मिनिमम वेज यूपी के अंदर केवल 10,000 रुपये है। हरियाणा में 11,200 है, दिल्ली में 18,600 है। इस प्रकार राजस्थान में बहुत लोवेस्ट 17 पे है। तो इस सारी सिचुएशन में एनसीआर के इलाके में लाइफ का जो कॉस्ट है वो तो इतनी बढ़ गई है, आमदनी उस ढंग से है नहीं, और उसमें भी 8 घंटे की बजाय 12-12 घंटे काम का दबाव मजदूरों पे हो रहा है। और जो कानूनी सुविधाएं हैं उसमें डबल ओवर टाइम का जो मसला है, पीएफ का, ईएसआई का मसला है, इसके साथ ही जो सेफ्टी के जो मेजर हैं उन सब की टोटलिटी में वायलेशन हो रही है इंडस्ट्री की ओर से। और इस सारी में वर्कर अपनी मांग को लेके, जैसे गुड़गांव में होंडा के वर्कर से स्टार्ट हुआ, वो चलता चलता हुआ अलग कई कंपनियों में, फिर और अल्टीमेटली रीचा जो एक्सपोर्ट हाउस है बहुत बड़ा, उसके अंदर आंदोलन हुआ। ऐसे ही फिर ये एनसीआर में, फरीदाबाद में, पलवल में, अब आप देखो सोनीपत में, करनाल में, उधर भी वर्कर सड़कों पे आ रहे हैं। नहीं, इसी प्रकार मैं वहीं आ रहा हूँ जो आपने कहा कि नोएडा के अंदर भी ये आंदोलन आगे उठा है। अब कोई ऐसी तो कोई टीम है नहीं जो नेतृत्व हो। हमें यही बात पूछना चाह रहा था। मैं उसी पा रहा हूँ कि एक वर्कर के अंदर गुस्सा था। अब उसमें कई बार कई तरह का एलिमेंट ऐसा होता है जो उस जायज़ गुस्से को एक भड़काने की तरफ ले जाता है। उसमें मॉब मेंटेलिटी जो होती है वो बहुत अजीब तरह की होती है। हम ट्रेड यूनियन के लोग कभी इस प्रकार की उपद्रव की या तोड़फोड़ की, आगजनी की घटनाओं में विश्वास नहीं करते। आप देखिए, नोएडा के हमारे लीडर हैं मजदूरों के, बहुत ही सुलझे हुए, गंगेश्वर शर्मा जो सीटू के वहाँ के अध्यक्ष भी हैं हमारे वहाँ। ये बताया जा रहा है उनको तो शायद हाउस अरेस्ट कर रखा है पुलिस ने। उनको पिछले 4 दिन से हाउस अरेस्ट करके हमारे सीटू के जिला सेक्रेटरी को, प्रधान को, दोनों के घरों पर पुलिस बिठा रखी है। अब नेतृत्वहीन जो आंदोलन बन जाता है, अब को सीधा सारा सीटू में हो मजदूर, ऐसा नहीं है। लेकिन आप देखोगे कि 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल हुई, 30 करोड़ मजदूरों ने पूरे देश में हिस्सेदारी की। हालांकि तो अनऑर्गेनाइज वर्क का तो उस रूप में नहीं आया, लेकिन अब वो चीज़ सामने, फिर साथ में जो ये जंग की स्थिति पैदा हुई है उससे भी गैसेज के दाम इतने बढ़ गए और उसके पीछे ब्लैकमेलिंग का और सारा जो चल रहा है। एक सिलेंडर की गैस 100 रुपये किलो मिलती थी, अब पूरे एनसीआर में 500 रुपये किलो की गैस मिलेगी। वर्कर कमरों में ये हम ना स्टेप टू स्टेप बात करेंगे सारी बात। तो एक मिनट के लिए सरल भाषा में समझाओ कि ये जो आंदोलन हिंसक हुआ है, क्या इसके पीछे नेतृत्व ना होना है कि एक बिना नेतृत्व का आंदोलन अचानक? देखो, नेतृत्व तो प्रयास करेगा उसको ठीक दिशा देने की, और कई बार कंपनी खुद भी, और वो उसको भड़काने का एक
उकसावेपूर्ण बात होती है, उसके अंदर वो भी होता है। मारुति के आंदोलन में मैंने देखा, मैं खुद उसमें गया, हमने पिछले आंदोलन को हमने बहुत तरीके से डील किया और हम उसको अंदर किसी प्रकार की हिंसा नहीं होने दी। तो ये नोएडा वाला जो आंदोलन था, ये बिना नेतृत्व के कारण हिंसक हुआ है। नेतृत्व का भी वो है भाव, उसमें मालिकान की और कई तरह के एलिमेंट्स की कोशिश होती है कि आंदोलन को कैसे बदनाम किया जाए। रियल इशू पीछे चले जाएंगे। अब आप देखो, गुड़गांव में 61 मजदूरों को अब अंदर किया हुआ है, उसमें 20 महिलाएं हैं, 2 FIR, एक FIR में 44 है, एक में 11 है, 6 और किए हैं। गुड़गांव की बात भी करें। गुड़गांव की भी। तो उस सारी सिचुएशन में जब ये एक स्थिति बनेगी और पुलिस की जो डीलिंग का जो तरीका है, अब वहाँ तो 163 लगा दी, 63 लगा दी, वर्कर इकट्ठा नहीं हो सकता। अब उसमें लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी, सरकार के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी, ट्रेड यूनियंस के लोगों को बुलाओ, बातचीत करो, कोशिश करो, एक ठीक दिशा वो बन जाए, आंदोलन पीसफुल रहे। अब जो सिचुएशन पैदा हुई, इसको हमें भी चिंता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो भी स्थिति पैदा हुई। जो मेरा पूछने का जो मतलब था ना, वो यही था कि चलो श्रमिक परेशान भी हैं, सैलरी कम है, 10-11 हज़ार रुपये उनको सैलरी मिल रही है। वो कह रहे हैं कम से कम 15 या 18 हज़ार के आसपास तो सैलरी हो। उनकी जो मांगे हैं, जो उनसे बातचीत होगी तो वो जायज़ लगती हैं। लेकिन क्या ऐसी जो मांगे हैं तो उनके लिए इतनी हिंसा ठीक है, ये पूछना चाह रहा हूँ। अब एक होता है, हिंसा को कोई ठीक नहीं कहेगा, नेवर। ट्रेड यूनियन कभी किसी प्रकार की हिंसा के हक में नहीं है, ना ही ट्रेड यूनियन ऐसी हिंसा होने देती जहाँ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का, मैच्योर ट्रेड यूनियन का मसला है। अब आप किसी नेतृत्व को तो आपने रोक के रख लिया और वर्कर गुस्से में सड़कों पे आ रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार तो वो सरकार और प्रशासन भी है ना, जिसने मतलब सुनना छोड़ दिया सब कुछ। तो उस सिचुएशन में जो डील करने का तरीका है, मैं उसके गुड़गांव में मैंने ये कहा कि ये डीलिंग का जो मसला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई सारे कारण इकट्ठे जुड़ गए हैं। नेतृत्व तो ना होना, डीलिंग का भाव, क्या डीलिंग करनी नहीं आई मजदूरों के साथ। बिल्कुल। फिर वो जो फैक्ट्री मालिक बैठे हैं, मैनेजर बैठे हैं, वो भी नहीं बाहर निकल गए रहे उनको बातचीत करने के लिए। अब आप देखो, मजदूर आंदोलन का शुरुआत का आंदोलन देखोगे ना, एक दौर में जब ट्रेड यूनियन खड़ी हुई, मजदूर मशीनें तोड़ देता था, चेतना नहीं थी उसको, दिखेगी या मशीन है मेरे सामने, या मेरा खून चूस रही है। मजदूर को ये दिखता है ये फैक्ट्री है, ये मालिक है, ये मेरा खून चूस रहा है, और उसमें कोई सरकार की तरफ से हस्तक्षेप ना। इतने लंबे समय तक ट्रेड यूनियन ने इस सरकार के आने के बाद भी 6 हड़तालें कर ली देश के लेवल की। कभी भी सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से या यूपी की राज्य सरकार की तरफ से पहल करके ट्रेड यूनियन से कोई बातचीत करे, वर्कर की कोई सुने, तो एक बात अलग होती है। वो ना सुनोगे तो क्या होता है, एक जगह आके चीज़ भ्रष्ट भी हो जाती है। लेकिन हम प्रयास करते हैं कि वो चीज़ें शांतिपूर्ण हो, डेमोक्रेटिक ढंग से हो और किसी प्रकार की उत्तेजना से सावधान रहा जाए, ताकि अब हुआ क्या गुड़गांव में, आप देखो 20 से ज़्यादा वर्करों के, महिलाओं के सिर फोड़ रखे हैं, बाजुएं तोड़ रखी है, टांग तोड़ रखी है। अब वो चीज़ तो की चली गई बैक, पुलिस की एक बाइक जल गई, अब उसको इतना बढ़ा दिया, देखो उपद्रवी हो गया आंदोलन। मतलब उससे क्या होता है, असली इशू पीछे चला जाता है। तो एक बात बताता हूँ, नोएडा के आंदोलन में और जो गुड़गांव का आंदोलन था, जो हिंसा हुई है, इसमें आपको एक जानकारी देता हूँ। कॉमन बात इनमें क्या मिली है, जो नोएडा का आंदोलन जो हिंसक हुआ है, उसमें ना 24 घंटे के अंदर उस क्षेत्र में ना सोशल मीडिया के 84 अकाउंट बनाए गए हैं। एक कोई MIR इलियास और एक है अनीसा तिवारी कोई नाम से एक हैंडल है, उन पे केस भी दर्ज कर लिया है। और उन पे ना भड़काऊ जो थे ना, जो श्रमिकों को भड़काने वाले जो मैसेज थे वो थे। ये नोएडा की बात है। अच्छा, गुड़गांव में भी सेम ऐसा ही हुआ है, उनके स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहे हैं। वो किसी मैनेजर को मारने की बात भी कर रहे हैं, भाई आप बियर की बोतलें ले आओ, पेट्रोल बना के फैक्ट्री को उस हिस्से में फेंक दो, आग लगा दो। तो ये गिरफ्तारी इस कारण हुई है। देखो ये है एक पुलिस का एक वर्सन, पुलिस का एक वर्सन है, और कोई ऐसा कर भी रहा तो हम उसके हक में नहीं है। हम चाहते हैं कि एक सही तरीके से डेमोक्रेटिक ढंग से ट्रेड के लोकतांत्रिक, आज हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज दिवस मना रहे हैं, हमारा देश के संविधान निर्माता, संविधान के तहत तो जो वर्कर के राइट है, उनके नियम है, उनकी पालना हो नहीं रही। अब आप देखो 29 लेबर कानूनों को बदल के 4 लेबर कोड लिया है। 4 लेबर कोड में क्या होगा, कोई न्यूनतम वेतन का जो निर्धारण का जो फार्मूला 15वीं लेबर कॉन्फ्रेंस में तय किया गया था, वो करे, फ्लोर वेज की बात करे। तहत वर्कर अपना मांग पत्र देता था, बातचीत होती थी, डिस्कशन होता था, अपना धरना प्रदर्शन हड़ताल तक भी जा सकता। उसमें कह दिया भाई ये कोई प्रकार का अधिकार नहीं होगा। फिर जैसे 58 साल की सर्विस तक वर्कर कंपनी में काम करता, अब वो ला रहे हैं कि भाई ये जो है ना फिक्स
टर्म का सिस्टम लेके आ रहे हैं कि 2 साल की टर्म होगी, 3 साल की टर्म होगी। ठेकेदारी का भी एक बहुत बड़ा शोषण का हथियार बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है समान काम है समान वेतन चाहिए, स्थायी काम है स्थायी रोजगार चाहिए, और वर्करों को उनके डेमोक्रेटिक राइट मिलने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने भी कहा, उसकी तरफ अभी तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। अब आप वहाँ जो मजदूर जो श्रमिक हैं नोएडा वाले, उनको आप क्या कहना चाहोगे? हम अपनी उनसे तरफ ये से? कहना चाहेंगे कि आप संयम बरतें, जोश और उसके साथ होश। करीब 40,000 के आसपास श्रमिक हैं सड़कों में वहाँ पे। बता दिया, ये पूरे एनसीआर में 50 2, लाख हाँ। वर्कर्स हैं। हाँ। अब एनसीआर के अंदर आपने एक वो बना रखी पूरा कमेटी। फेज 2 जला पड़ा है। भारत सरकार ने एक एनसीआर की कमेटी बना रखी, उसमें राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के लेबर सेक्रेटरीज और राज्यों के सेक्रेटरीज, और उसमें केंद्रीय श्रम मंत्री जो उसका हेड होता है, वो आज तक उस एनसीआर में एक बार भी मीटिंग नहीं मिला। हमने कई बार नोटिस दे चुके हैं। जब आप पूरे एनसीआर में 50 लाख वर्किंग क्लास है और उनके रहने की जगह, अब मुनाफा तो चाहते हैं, उत्पादन तो चाहते हैं, प्रोडक्शन तो चाहते हैं, लेकिन वर्कर रहेगा कहाँ? पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं जो यस हाँ पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये था कि कंपनी लगाएगा मालिक, तो साथ में वर्कर की हाउसिंग की भी करेगा। गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट कॉलोनियाँ बनाती थी। अब कोई हाउसिंग की व्यवस्था नहीं है। वर्कर जो है ना, घर से निकल, नोएडा से वर्कर चल के आएगा गुड़गांव में, गुड़गांव से वर्कर जाते हैं नोएडा में, मारुति का वर्कर वहाँ से आएगा रोहतक में, आसपास के गांव में, वो वहाँ जाएगा, 2 घंटे जान में लग जाए, 2 आने में लग जाए, 8 घंटे ड्यूटी होगी, तो क्या स्थिति बनती है वर्कर की? तो इसलिए हाउसिंग की कोई सुविधा नहीं है। इसी प्रकार आने जाने के लिए कोई ठोस प्रबंध नहीं है। फिर जहाँ रह भी रहे हैं तो वहाँ जो मानवीय सुविधाओं का जो मसला है, पीने के पानी का, आप देखिए अभी अपने यहाँ उठा था मसला इसके अंदर क्या नाम है, रिफाइनरी में, वहाँ आप क्वार्टरों की जाके देखो स्थिति, मतलब सरकार के लिए, मालिकों के लिए, अफसरों के लिए तो बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं, वर्कर के रहने के लिए बुच्चड़खाने हैं जहाँ ठीक से बाथरूम भी नहीं है। और ख़ास तौर से जो एक्सपोर्ट हाउसेज है ना, उनमें महिला वर्कर बहुत काम करती है, जिनका बहुत भारी एक्सप्लॉयटेशन है, बहुत शोषण है। पानी पेशाब तक के लिए डांट पड़ती है उनके ऊपर, ये एक स्थिति है। कोई यूनियन की कमेटियाँ नहीं बना रखी है वहाँ पर। वर्करों का जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको रोकने के लिए किसी तरह का कोई स्टेप नहीं है, तो क्या बनेगा? तो ऐसी स्थिति में जब आप किसी चीज़ को खुला छोड़ दोगे, वो कोई भी रूप ले सकती है। आपका कोई प्लान है वहाँ नोएडा जाने का? नहीं, हम क्योंकि आपकी तो सबसे बड़ी मजदूरों की संगठन हमें इनवाइट करेगा तो जरूर जाएंगे, हम जाते रहे हम। तो आपका ये कहना है बड़ी कि हाँ, हड़तालें भी हुई वहाँ। अपनी हक के लिए लड़ो तो जरूर, लेकिन हिंसा मत करो। आप किसी प्रकार तरीके से जो लड़ाई हो तरीके से होनी चाहिए। हाँ, जोश और उसके अंदर होश को रखते हुए अपनी जायज़ मांगों को उठाएं, उसके लिए लड़ें, किसी प्रकार की उत्तेजना का शिकार ना हो। मेरी अपील है तमाम वर्किंग क्लास से, जो आज मालिक वर्ग एक तीर में 2 निशाने चलाना चाहते हैं, उसे खबरदार रहें। क्यों? आंदोलन भी बदनाम होगा, उसकी पिटाई भी होगी, पुलिस को दमन का एक अवसर मिल जाता है। इसलिए उस सारी से सावधान रहते हुए अपनी जायज़ मांगों के लिए अपना संघर्ष को आगे बढ़ाओ। और उसमें CITU पूरे एनसीआर की कमेटी का भी मैं मेंबर हूँ हमारी सीटों का, तो मैं अपील करता हूँ पूरे एनसीआर की वर्किंग क्लास को कि वो पीसफुल रहते हुए डेमोक्रेटिक ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से अपनी न्याय संगत मांगों को उठाएं और उसमें जीत सुनिश्चित होगी। धन्यवाद सतबीर जी। आपका तो सतबीर जी का ये कहना है कि अपनी मांगों के लिए, जायज़ मांगों के लिए आंदोलन करना जायज़ है। तो नोएडा में जो आंदोलन हिंसक हुआ है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं CITU के वाइस प्रेसिडेंट सुरेंद्र मलिक जी। सुरेंद्र मलिक जी से बातचीत करेंगे। मलिक साहब, जो नोएडा में हिंसक हुआ है आंदोलन, उसके बारे में आप किस तरह सोचते हैं? ऐसा है, ये देखने का दृष्टिकोण की, नज़रिए की बात है। कई दिन से वहाँ आंदोलन चल रहा है और मजदूर नेताओं को हाउस अरेस्ट कर रखा है। और वो जो आंदोलन हो रहा है वो किस चीज़ की अभिव्यक्ति है कि जो हिंसा दिखाई नहीं दे रही, मैनेजमेंट मजदूरों को बिल्कुल बंधवा की तरह से 12 घंटे काम ले, न्यूनतम वेतन तक ना दे, वहाँ पीने के पानी का, शौचालय का, न्यूनतम मानवीय ज़रूरतों की भी अगर अभाव हो, तो क्या ये हिंसा नहीं है? इंसान को ज़बरदस्ती, क्योंकि उसके पेट की आग बुझाना उसके लिए ज़रूरी है, और उस मजबूरी का फ़ायदा उठा करके उसको इस तरह से मजबूर किया जाए कि वो कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक काम करता रहे और पानी तक भी ना मांगे। इसको आप हिंसा की तरह से अगर नहीं देखेंगे, तो मैं अगली बात कर रहा हूँ कि फिर वो जो एक समय के बाद
जब उनकी वो जो स्थिति है वो भी वहन करने की ना बचे, जैसे अचानक गैस की कीमतें बढ़ गई, जो 80 रुपये 100 रुपये किलो का उनको मिलता था गैस, वो आज 400 रुपये 500 रुपये तक भी पहुंच गया। रोटी बनाना मुश्किल हो गया, तो उसको लेकर के वो मांग कर रहे हैं कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए। इन स्थिति के अंदर 5 दिन से वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं, उनकी सुनाई नहीं हो रही है। पुलिस धारा 163 लगा देती है, उनको उठा उठा करके ले जा रही है। ऐसे में दिखाया जो जाएगा वो नहीं दिखाया जाएगा जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। वो दिखाया जाएगा जब उसके गुस्से में प्रतिक्रिया स्वरूप मेरे पे कुत्ता झपटता है, तो एक नेचुरल जस्टिस है कि मैं भी कोई पत्थर उठा के फेंक के मारूंगा, अपनी आत्मरक्षा करूंगा। तो ऐसी कुछ घटनाएं जो घटित होती हैं, मैं उसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं ठहरा रहा हूं, पर बात यह है कि आज हिंदुस्तान के अंदर जो जनतंत्र प्रेमी लोग हैं उनको ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो बड़े बड़े शहर, मिलेनियम सिटीज़, ये सब नाम देते हैं, इनकी धड़कन इन मज़दूरों से चलती है। जिन मज़दूरों के शर्म से वो शहर आबाद है, उनकी उपेक्षा कब तक होगी? नहीं, जिस तरह नोएडा में जो केस दर्ज किए गए हैं, ये अभी अपडेट है कि जैसे वहाँ पे सोशल मीडिया पे जो भड़काऊ जो मैसेजेस हैं वो कर्मचारियों के पास पहुँचाए जा रहे हैं। अलग अलग तरह के संदेश हैं, ऐसे केस दर्ज किए गए हैं एक्स हैंडल्स पे भी और अलग अलग सोशल मीडिया पे भी। और जो वहाँ के मंत्री हैं, श्रम मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, दूसरे जो अधिकारी भी हैं, उनका ये कहना है कि ये ना पूर्व नियोजित है ये हिंसा जो हुई है। श्रमिक इतनी बड़ी हिंसा नहीं कर सकते, इसके पीछे कोई ना कोई है जरूर। उसके बारे में क्या कहना है आप? देखो, ये मानेसर में भी कुछ ऐसी बातें आई हैं, नोएडा की भी आई। ये तो मसला है जांच का कि ऐसे कौन एलिमेंट हैं जिन्होंने इस तरह की कोई भूमिका अदा की है, उसकी जांच होनी चाहिए और कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। ये पॉलिटिकल तो नहीं है ना? मेरी बात वही सुनो, ये आंदोलन एक जगह का नहीं है, ये स्वतः स्फूर्त किसी व्यक्ति द्वारा, किसी ऐसे द्वारा भड़काया हुआ आंदोलन नहीं है। ये पहले शुरू हुआ वहाँ से, बिहार की रिफाइनरी से, बरौनी से, अभी 1.5 महीने पहले की बात है, पानीपत का। उसके बाद आप गुजरात, सूरत में जाओ, देश के लगभग ज़्यादातर रिफाइनरीज, पावर प्लांट्स, और उसके बाद ये टेक्सटाइल के 2 दृश्य आपको दिखाई देंगे। एक दृश्य है कि मजदूरों को पलायन करने को मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि उतने वेतनमान में उनका गुजारा नहीं चल रहा है, वेतन बढ़ नहीं रहे हैं। गुजरात और महाराष्ट्र आप ये सीन भी देख रहे हैं और वो अपने घरों को लौट रहे हैं। दूसरा नज़ारा ये है कि जगह जगह के ऊपर, एक जगह नहीं, अनेकों जगहों के ऊपर पूरे देश में वो मांग उठ रही है कि हमारा गुजारा नहीं हो रहा है और हमारे न्यूनतम वेतन बढ़ाए जाए, हमारे वेतनमान बढ़ाए जाएँ, हमारी जो लिविंग कंडीशंस हैं उनमें सुधार होना चाहिए। तो ये कोई एक व्यक्ति द्वारा, किसी एक संगठन द्वारा भड़काया हुआ आंदोलन नहीं है। तो जैसे आप तो मजदूरों के हक के लिए काफी लंबे समय से लड़ रहे हैं, इसका आप निष्कर्ष क्या निकाल लो? इसका निष्कर्ष ये निकाल रहे हैं कि जैसे आप ये देखिए कि सरकार पिछले काफ़ी समय से जो नीतियां लागू करती आई है, उसमें श्रमिकों के प्रति जो हमारा एक संविधान बना था, जो सोशल वेलफेयर उसका आधार था, समाज कल्याण, उसके लिए हमारा संविधान में कुछ हमारे बुनियादी अधिकार दिए गए हैं, जिसमें राइट टू एसोसिएशन भी है, न्याय के लिए लड़ने का, बोलने का, अभिव्यक्ति का, ये सब अधिकार दिए गए हैं। लेकिन अब हमारे संविधान के बिल्कुल विपरीत जा करके श्रम कानूनों को ख़त्म किया जा रहा है। जो एक समय के ऊपर जो अपराध माना जाता, उल्लंघना, कानूनों की उल्लंघना करना जो अपराध माना जाता था, वो आज कानूनी दर्जा उसको दे दिया गया है। आप 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं ले सकते, अगर उससे ज़्यादा काम लोगे तो आपको डबल पेमेंट करनी पड़ेगी। आप किसी शहर में चले जाओ, मेरे साथ, मैं अभी पानीपत से आया हूँ, 12 घंटे की ड्यूटी है, डबल तो छोड़ दो, 12 घंटे का ही काम है, लेकिन उनको डबल छोड़ दो, सिंगल भी पेमेंट नहीं दो रही। न्यूनतम वेतन भी जो 8 घंटे का है वो पानीपत के उद्योग के अंदर 12 घंटे के काम में भी नहीं मिल रहा। सर, मजबूरी होगी सड़क पे उतरना। वही मैं कह रहा हूँ, यही मजबूरी है। तो इस बात को अगर थोड़ी भी संवेदनशीलता हो सरकार के, प्रशासन के, तो उसको स्वतः ही इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। उसको क्या पता नहीं है कि आम शहरी भी किसी जगह चले जाओ, लंबी लाइन आपको गैस की मिल जाएगी। आप किन की लाइन है? वो जो बाकायदा जिनका कनेक्शन है, जिनके पास कॉपी है, ये उनकी लाइन है, लंबी लंबी गैस नहीं मिल रही है। लेकिन जिन मजदूरोों का, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं, वो ना तो उसको स्थायी कर रखा है, उसके पास कोई पहचान नहीं है, उसका कनेक्शन कैसे होगा? वो ब्लैक के ऊपर एक मतलब वो सिलेंडर छोटा मोटा करके अपना गुजारा कर रहा है। वो आज के समय पर जब
ऑथराइज्ड जो है कनेक्शन वाले, उन्हीं को गैस मिलना मुश्किल है, तो उनकी हालत क्या होगी? मतलब ये तो बहुत समय से जो मजदूरों का गुस्सा था ना, वो उसमें हाँ, विस्फोट हुआ है। वो उसकी अभिव्यक्ति है, उसकी अभिव्यक्ति। तो मैं कहता हूँ अगर इस प्रशासन में थोड़ी सी मानवीय संवेदना हो तो क्या यह व्यवस्था नहीं की जा सकती कि सारे फैक्ट्री की जितनी भी मैनेजमेंट है, उसमें काम करने वाले जो उनके मजदूर हैं, उनके लिए आपको गैस की सप्लाई की व्यवस्था सुनिश्चित कर देनी चाहिए। एक काम करना चाहिए। दूसरी बात, सिर्फ गैस के ही रेट नहीं बढ़े हैं, हर चीज़ के। जब आप जा रहे हो तो मोटरसाइकिल का, पेट्रोल का वो भी बढ़ रहा है, मकान के किराए भी बढ़े। आपने, हरियाणा सरकार ने वो कलेक्टर रेट तो ज़मीनों के बढ़ा दिए, ज़मीन के रेट, कलेक्टर रेट बढ़े हैं, तो ज़मीन की कीमत बढ़ी है तो मकान की कीमत भी बढ़ेगी, तो मकान के किराए भी बढ़ गए भाई। और वो तो झुग्गियों में रह रहे हैं, उनकी स्थिति तो देखो। इस मिलेनियम शहर में जाकर देखो, जो एक तरफ चकाचौंध दिखाई देगी, और जिन्होंने वो खड़ा किया शहर, वो कहाँ रह रहे हैं? तो उनके प्रति कोई हाउसिंग की व्यवस्था, उनके कोई मानवीय जीवन गरिमा के साथ जो हमारा संविधान कहता है, जिसको जो मौलिक अधिकार है, उसको जीने का कोई आधार तो दे। तो लठ मारना ही काम है क्या पुलिस का? सरकार का काम क्या यही है? त्रिपक्षीय कमेटी सरकार ने बनाई, हालांकि 5 साल में न्यूनतम वेतन रिवाइज हो जाने चाहिए, कानून कहता है। बीजेपी की सरकार है, 12 साल हो गए उसको, 15 के अंदर न्यूनतम वेतन डिक्लेयर हुआ था, 20 के अंदर रिवाइज हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं किया? 25 में आके आपने कमेटी बनाई, त्रिपक्षीय कमेटी बनी, जिसमें मैनेजमेंट के मालिकों के भी प्रतिनिधि हैं, ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि भी हैं, सरकार के प्रतिनिधि भी हैं। 9 मीटिंगें होती हैं। आखिरी 9वीं मीटिंग जो पानीपत के अंदर हुई, उसके सारी बहस के बाद सर्वसम्मति बन गई कि 23,196 रुपये हरियाणा के अंदर न्यूनतम वेतन होना चाहिए। सर्वसम्मति से सिफारिश कर दी सरकार को। सरकार ने क्या किया? सरकार ने दोबारा से मीटिंग बुला के अपनी मित्री कमेटी बना बुणू के, और वो 15,200 डिक्लेयर किया। हाँ, 15,200 की। जब मैनेजमेंट के लोग, प्रतिनिधि भी उस मीटिंग में थे, त्रिपक्षीय में, ट्रेड यूनियन के भी थे, डायलॉग, बातचीत करके तर्क संगत ढंग से उनको भी यह मानना पड़ा कि, हालांकि हमारी मांग 30,000 थी, लेकिन उनको मानना पड़ा वेतन बढ़ने चाहिए और 23,196 से कम नहीं होने चाहिए। फिर भी सरकार अगर उसको लागू नहीं, उसको घोषणा ना करके उससे 8,000 कम 15,200 डिक्लेयर करती है, तो मनसा क्या है सरकार की? सरकार किसके साथ है? मजदूरों के साथ है या मालिकों के साथ? मालिकों से भी बड़े उनके हमदर्द बन गए हो। तो मालिकों के प्रतिनिधि तो तैयार हो रहे हैं, पर आप उसके भी बड़े सेवादार हो, उससे भी घटा करके आप न्यूनतम वेतन, फिर जो आपने खुद डिक्लेयर भी कर दिया उसको भी लागू नहीं कर रहे हो। 15,200 भी आपने किया है, तो पहली कलम से क्यों नहीं हो जाए, सब जगह लागू हो जाए? तो ये परिस्थितियां, हम आज़ाद देश में रहते हैं, गर्दनें कटाई थी लोगों ने इस आज़ादी के लिए। एक संविधान है हमारे देश का, आज उस संविधान को बिल्कुल सर के बल खड़ा किया जा रहा है, और उन लोगों को आज जो इस देश की, जिसने देश बनाया है, उनको गुलामों की तरह से, भेड़ बकरियों की तरह से हाँका जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये किसी भी तरह से सहन कितने दिन चलेगा? कितने दिन चलेगा? बावजूद इसके हमारी अपील है, हमेशा करते हम, कि हमारी ताकत है कि हमारे बगैर उत्पादन नहीं हो सकता, इसलिए हमें हमारी ताकत का एहसास इसी से करवाना है कि हमारे बगैर उद्योग चल नहीं सकता। लेकिन कोई भी तत्व अगर हिंसा के ऊपर लेकर के आने की कोशिश करता है, तो ये मान के चलो कि ये मैनेजमेंट के लोग हैं, ये मजदूरों के हित से नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमने सतबीर जी और सुरेंद्र मलिक जी से बातचीत की। पूरी बातचीत में निकल के आया कि जो नोएडा में आंदोलन हिंसक हुआ है श्रमिकों का, हिंसा करनी गलत है, लेकिन अपने हकों के लिए आंदोलन ज़रूरी होता है और करना भी चाहिए। लेकिन इनका दोनों की बातचीत में जो हमने पाया, जो समझ में आया, वो ये था कि हिंसा किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहराई जा सकती, लेकिन जो मांगे हैं श्रमिकों की, फैक्ट्री में काम करने वाले वहाँ जो मज़दूर हैं, उनको भी सरकार को और प्रशासन को पूरा करना चाहिए।